हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सोशियोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आंसर ही होंगे। ये सीरीज एक तरह से रिवीजन है। इसमें पिछले वर्षों के जो भी क्वेश्चन आंसर आए हैं वो ही हमने लिए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे यूजीसी नेट के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस कथन के समर्थक हैं। कथन है इसमें संस्कृति मूलतः नियमों का संग्रह है। तो ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है? रैडक्लिफ ब्राउन जी की है। किसकी? रैडक्लिफ ब्राउन जी की। नेक्स्ट है सहभागी अवलोकन का इस्तेमाल सूचना संकलित करने में किया। तो जो सहभागी अवलोकन है उसका इस्तेमाल सूचना संकलित करने में किसने किया है? तो वो है WF वाइट। क्या है? अगर सहभागी अवलोकन ही केवल वर्ड आ जाए तो वो किसने दिया है? वो WF वाइट का ही हो जाएगा आंसर, किसी भी तरह से पूछा जाए अगर सहभागी अवलोकन वर्ड आ जाता है तो। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें मानक विचलन का वर्ग जाना जाता है। तो मानक विचलन का वर्ग जाना जाता है, क्या कहा जाता है उसे? प्रसरण कहा जाता है, यानी कि वेरिएंस होता है। क्या होता है? मानक विचलन का वर्ग जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रसरण, यानी कि वेरिएंस। नेक्स्ट है बदलाव का सह संबंध हमेशा वर्णित किया जाता है। तो बदलाव का जो सह संबंध होता है वो किस में वर्णित किया जाता है? हमेशा प्रतिशत में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट है असंभावित निदर्शन पद्धति है। जो असंभावित निदर्शन पद्धति है वो कैसी है? अभ्यंस निदर्शन होता है। उसमें क्या होता है? कोटा सैंपल होता है। असंभावित निदर्शन पद्धति आ जाए तो उसमें लिखा होगा कोटा सैंपल, तो वही क्या होगा? राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप का उद्देश्य है। तो इसका क्या होगा? परिकल्पना का विकास। अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप का उद्देश्य जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? अन्वेषणात्मक शोध का प्रारूप का क्या उद्देश्य होता है? परिकल्पना का विकास होता है। अच्छा, नेक्स्ट है शिक्षित उत्तरदाताओं के एक बड़े समूह से सूचना एकत्रित करने के लिए जो एक लंबे क्षेत्र में फैले हों, शोध उपकरण का प्रयोग सही होगा। तो वो कौन सा सही होगा? प्रश्नावली सही रहेगी। उसमें क्या होगा? प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर सही रहेगा। उसमें शिक्षित उत्तरदाताओं के एक बड़े समूह में सूचना एकत्रित करनी हो आपको, तो जो लंबा सा क्षेत्र है उसके लिए जो शोध का उपकरण सही होगा वो क्या होगी? प्रश्नावली सही रहेगी। नेक्स्ट सही सुमेलित है। तो इसमें सूचियां हैं, सहकल्पना है एक तरफ और एक तरफ विचारक हैं। तो अंतर समूह व ब्राहा समूह किसका है? सबको पता है, समनर जी का है। अंतर समूह एवं ब्राहा समूह किसका है? समनर का है। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह ये किसका है? कूले जी का है। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह किसका? कूले का है। ऊर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी समूह ये है मिलर का। ऊर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी समूह किसका है? मिलर का है। आनुवंशिक एवं समवेतता समूह है किसका? गिडेंस का। ये सीधे के सीधे बस लर्न करते जाइएगा। ये बार बार रिवीजन करेंगे ना तो माइंड में एकदम से जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे ना वैसे उसका आंसर हमारे माइंड में आ जाएगा। तो ये बार रिवीजन कीजिएगा, इसको बार सुनिएगा इसको। नेक्स्ट है इसमें संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है। तो जो संस्कृति है वो भौतिक पक्ष को उजागर करती है। क्या? सभ्यता की अवधारणा। क्या? सभ्यता की अवधारणा। भौतिक पक्ष हमारा क्या हो गया? संस्कृति का। सभ्यता हो गई हमारे, जो भी हमारे पास है जैसा भी रहन सहन है वो सारा सभ्यता हो जाएगा। अब नेक्स्ट है प्रदत्त परिस्थिति है। प्रदत्त परिस्थिति उसमें ऑप्शन दिए होंगे तो इसमें केवल क्या है? ब्राह्मण जो है वो प्रदत्त परिस्थिति हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है उद्विकासीय प्रक्रिया होती है। उद्विकासीय प्रक्रिया कैसी होती है? एक निश्चित दिशा में समाज के परिवर्तन के द्वारा। उद्विकासीय प्रक्रिया क्या होती है? एक निश्चित दिशा में समाज के परिवर्तन के द्वारा। नेक्स्ट है समुदाय का उदाहरण है। समुदाय का उदाहरण इसमें गांव दिया हुआ है तो समुदाय का उदाहरण गांव होगा। नेक्स्ट है सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाता। सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाता। तो स्कूल इसमें दिया हुआ है लेकिन ये तो गलत लग रहा है। सामाजिक संस्थाओं, क्योंकि संस्था तो है, ये सामाजिक संस्था है कि निर्माण में
कोई भूमिका नहीं निभाता, तो स्कूल इसमें दिया, लेकिन ये गलत है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें समितियों के लिए कथन प्रयोग नहीं किया जाता है। तो समितियों के लिए कथन प्रयोग नहीं किया जाता है क्या? समितियों में सामुदायिक भावना और निश्चित भूभाग का समावेश होना। तो ये तो होता नहीं है, ये किस में होता है? ये समुदाय में होता है। सामुदायिक भावना और निश्चित भूभाग वो समुदाय में हो जाएगा, लेकिन समितियों में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है भारतवर्ष में समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव इसके यूरोप और अमेरिका में सुस्थापित होने के बाद हुआ। इसे औपचारिक रूप में प्रारंभ किया गया। तो इसे औपचारिक रूप से जो प्रारंभ किया गया वो किया गया था वर्ष 1919 में। कहाँ पे? भारत में किया गया था। भारतवर्ष में समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव इसके यूरोप और अमेरिका में सुस्थापित होने के बाद ही हुआ था। पहले अमेरिका में हुआ था, यूरोप और अमेरिका में पहले प्रादुर्भाव हुआ था, उसके बाद भारत में हुआ था। तो इसे औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? 1919 में किया गया था। नेक्स्ट है राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। अब राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा किसकी है? हर्बर्ट हाइमन की है। किसकी? हर्बर्ट हाइमन की। राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा किसकी? हर्बर्ट हाइमन की। अब सही सुमेलित है। स्व का आत्मदर्पण, स्व का आत्मदर्पण C.H. कूले जी का है। अलगाव कार्ल मार्क्स का है। और सांस्कृतिक विलंबना विलियम मार्गवन की है। ये तो मोस्टली सबको लर्नी है। प्रत्यक्षवाद आगस्ट काम का है। किसका? प्रत्यक्षवाद आगस्ट काम जी ने दिया था। स्व का आत्मदर्पण का सिद्धांत किसका? C.H. कूले का। अलगाव का सिद्धांत कार्ल मार्क्स जी का है। और सांस्कृतिक विलंबना विलियम मार्गवन की है। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत आगस्ट काम जी का है। नेक्स्ट है सही सुमेलित है। सूचियां दी हैं इसमें। पर संस्कृति ग्रहण। अब पर संस्कृति ग्रहण क्या है इसमें? देखो, एक वह प्रक्रिया जिसमें अल्पसंख्यक समूह के लोग धीरे धीरे अपने सांस्कृतिक प्रतिमान को छोड़ने लगते हैं और प्रभावी संस्कृतियों को लेने लगते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? पर संस्कृति ग्रहण। क्या होता है पर संस्कृति ग्रहण में? एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें अल्पसंख्यक समूह के लोग धीरे धीरे अपने सांस्कृतिक जो प्रतिमान होते हैं वो क्या करते हैं? उनको छोड़ने लगते हैं और जो प्रभावी संस्कृतियां होती हैं उसको धीरे धीरे अपनाने लगते हैं। नेक्स्ट है बी है एकीकरण। एकीकरण में क्या होता है? अनुकूलन की वह प्रक्रिया जिसमें संस्कृति के तत्व एक संपूर्ण स्वरूप में सम्मिलित हों। एकीकरण क्या होगा? जब अनुकूलन की एक प्रक्रिया जिसमें संस्कृति के तत्व एक संपूर्ण स्वरूप में सम्मिलित हों, तो वो एकीकरण कहलाएगा। इसमें सी है आत्मसात्करण। एक ऐसी स्थिति जिसमें एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति से कुछ तत्व लेना चाहते हैं और अपने तत्व छोड़ना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? आत्मसात्करण करना। किसी भी संस्कृति का आत्मसात्करण करना। ठीक है, एक वैसी स्थिति जिसमें कि एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति से कुछ तत्व लेना चाहते हैं और अपने तत्व छोड़ना चाहते हैं। इसमें देखो डी है समायोजन। समायोजन कौन सी स्थिति हो जाएगी? एक वैसी स्थिति जिसमें लोग विभिन्नताओं में रहते हुए भी एक साथ काम करते हैं, वो क्या हो जाएगा? समायोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें सड़कों की भीड़ भाड़ की समस्या के निदान के लिए उपयुक्त नहीं है। अब उपयुक्त नहीं है इसमें देखो वो दिया नहीं। दूसरे प्रकार के यातायात के साधन के बारे में सोचना। तो केवल सोचने से तो काम चलेगा नहीं, है ना, उसके लिए प्रयास तो करने पड़ेंगे। तो केवल सोचना है इसमें, इसलिए ये गलत है। अच्छा, नेक्स्ट है इमाइल दुर्खीम ने समाज को परिभाषित किया है। इमाइल दुर्खीम ने समाज को परिभाषित किया है कैसे? नैतिक समुदाय के रूप में। कैसा? नैतिक समुदाय अगर वर्ड आ जाता है इनकी डेफिनेशन में, अगर क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाता है थिंकर्स दिए हुए हों और नैतिक समुदाय वर्ड आ जाए तो वो इमाइल दुर्खीम जी की डेफिनेशन होगी। तो इसमें ये क्लू वर्ड है, एक तरह से क्लू वर्ड ही इसमें पूछा गया है कि नैतिक समुदाय के रूप में समाज को परिभाषित किसने किया है? तो दुर्खीम जी ने किया है। नेक्स्ट है सामाजिक संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता बल्कि यह समन्वयी भूमिका भी निभाता है। तो ये जो कथन है वो किसका है? लुई कोजर का है। किसका? लुई कोजर का है कि सामाजिक संघर्ष जो होता है, समाज में संघर्ष जो होता है वो हमेशा विनाशकारी ही नहीं होता बल्कि यह कैसा? समन्वयी भूमिका भी निभाता है। ठीक है, तो ये
किसने कहा है? लुई कोजर ने। नेक्स्ट है उत्पादन विधि का अवयव नहीं है। इसमें देखो नहीं है, तो उत्पादन विधि का अवयव नहीं है, तो वो क्या? उत्पादन का औजार, ये अवयव नहीं होगा। ठीक है, उत्पादन का औजार इसमें अवयव नहीं होगा। नेक्स्ट है पार्सन्स के प्रकार्यात्मक प्रतिमान के अनुसार व्यवस्था में संतुलन बनाए रखा जाए। तो वो कैसे संतुलन रहेगा? मूल्यों को एक मत रखकर। कैसे रहेगा? मूल्यों को एक मत रखकर संतुलन किया जाएगा। पार्सन्स के प्रकार्यात्मक जो प्रतिमान उन्होंने दिया है, जो प्रकार्यात्मक प्रतिमान के अनुसार क्या है, व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या किया जाएगा कि मूल्यों को एक मत रखा जाएगा। नेक्स्ट है इसमें मर्टन के अनुसार परिवर्तन के लिए उपयुक्त है। तो मर्टन के अनुसार परिवर्तन के लिए उपयुक्त है क्या? दुष्प्रकार्य का सिद्धांत। क्या? कैसा? दुष्प्रकार्य का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है मर्टन के अनुसार। उनके दो सिद्धांत है ना महत्वपूर्ण, एक तो दुष्प्रकार्य है और एक प्रकार्य वाला है, तो ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें कार्ल मार्क्स के अनुसार ऊपरी ढांचा है, यानी सुपर स्ट्रक्चर है, तो वो क्या है? राजनीतिक व्यवस्था तथा वैधानिक व्यवस्था। क्या है? राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए और वैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। ऊपरी ढांचा है ये सारे, राजनीतिक व्यवस्था और वैधानिक यानी कानूनी व्यवस्था। नेक्स्ट है इसमें शिक्षित महिला एक उदाहरण है। तो शिक्षित महिला किसका उदाहरण हो जाएगी? सामाजिक श्रेणी का। वो एक श्रेणी का निर्माण कर रही है, शिक्षित है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एक सामाजिक श्रेणी का निर्माण करती है, तो वो उदाहरण किसका हो जाएगा? सामाजिक श्रेणी का। शिक्षित महिला एक उदाहरण है सामाजिक श्रेणी का। अब नेक्स्ट है इसमें सामाजिक समूह के रूप में जनजातीय समाज समीप है। तो किसके समीप है? सामाजिक समूह के रूप में जनजातीय समाज जो है वो किसके समीप है? गोत्र के समीप है। किसके? गोत्र के समीप है। अब फिर से सूचियां हैं इसमें, देखो C.H. कूले ने क्या बताया इसमें? मानव प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था। C.H. कूले ने क्या बताया है? क्या दिया है? मानव प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था। G.H. मीड का ये पुस्तकों के नाम है, इसकी हिंदी दी गई है इसमें, और मोस्टली हम लोग इंग्लिश में लर्न करते हैं, तो वो इंग्लिश भी देख लीजिएगा इसकी कि C.H. कूले की क्या है? मानव प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था। G.H. मीड की क्या है? मन, स्व और समाज। मन, स्व और समाज। ऐसे ही H. ब्रूमर की है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ये क्या है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। और E. गॉफमैन का है अभिनय शास्त्र। तो ये अवधारणा हो गई। E. गॉफमैन का क्या हो जाएगा? अभिनय शास्त्र। नेक्स्ट है इसमें लुई ड्यूमा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, J.H. हट्टन, आंद्रे बेतेमे से जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन है। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जाति एक बंद वर्ग है, ये किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? लुई ड्यूमा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, J.H. हट्टन, आंद्रे बेतेमे से जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किसका है? ये कथन है D.N. मजूमदार जी का। किसका है? मजूमदार जी का। इसमें जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लिखा है वो गलत है, तो यहाँ पे आप लोग लर्न कीजिएगा D.N. मजूमदार। जाति एक बंद वर्ग है, ये किसका कथन है? D.N. मजूमदार जी का है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें मर्टन के अनुसार अप्रकट प्रकार्य होते हैं। तो अप्रकट प्रकार्य होते हैं, कैसे होते हैं? अप्रत्याशित और अमान्य होते हैं। कैसे होते हैं? अप्रत्याशित और अमान्य होते हैं। मर्टन ने दो प्रकार के प्रकार्य बताए थे, कैसे? अप्रकट प्रकार्य और एक दुष्प्रकार्य बताए थे। तो जो अप्रकट प्रकार्य हैं वो कैसे हैं? अप्रत्याशित और अमान्य हैं। नेक्स्ट है इसमें रॉल्फ डेहरेंडाफ के संघर्ष के सिद्धांत का आधार है। तो रॉल्फ डेहरेंडाफ के जो संघर्ष का सिद्धांत दिया है उसका आधार क्या है? सत्ता संबंध। क्या हो जाएगा? सत्ता संबंध। नेक्स्ट है स्त्रियों की जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता को कहा जाता है। तो वो क्या कही जाएगी? जो क्षमता है स्त्रियों की बच्चों को जन्म देने की क्षमता, उसे कहा जाएगा जनन क्षमता। क्या कहा जाएगा? जनन क्षमता। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज एक उदाहरण है। तो ग्रामीण समाज यानी ग्रामीण गांव, तो वो किसके उदाहरण होते हैं? समुदाय के उदाहरण होते हैं। तो क्या इसमें यही दिया है? ग्रामीण समाज एक उदाहरण है किसका? समुदाय का। नेक्स्ट है इसमें एक शास्त्र जो ज्ञान के उद्भव एवं प्रकृति से संबंध रखता हो, क्या कहलाता है? वो कहलाता है ज्ञान मीमांसा।
क्या कहलाएगा? ज्ञान मीमांसा। एक शास्त्र जो ज्ञान के उद्भव एवं प्रकृति से संबंध रखता हो वो कहलाएगा ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट है बेबर के अनुसार जाति के लक्षण है। बेबर के अनुसार जाति के लक्षण क्या है? एक बंद प्रस्थिति समूह। क्या बेबर जी ने माना है जाति को एक बंद प्रस्थिति समूह? अगर वर्ड आ जाए एक बंद प्रस्थिति समूह तो ये किसने माना है? बेबर जी ने माना है। नेक्स्ट इसमें सामाजिक स्तरीकरण की प्रकार्यात्मक व्याख्या की है। तो जो सामाजिक स्तरीकरण की प्रकार्यात्मक व्याख्या किसने की है? डैविस और मूर जी ने की है। डैविस, मूर और ट्यूमिन ने की है। ठीक है, इसमें तीनों को ही जोड़ लिया है इसमें आंसर में। तो डैविस और मूर वैसे मोस्टली होता है लेकिन इसमें ट्यूमिन को भी इन्होंने ऐड कर दिया क्योंकि उन्होंने भी बताया था इस पर। तो सामाजिक स्तरीकरण की प्रकारात्मक व्याख्या जो की है वो किसने की है? डैविस, मूर और ट्यूमिन ने। नेक्स्ट है श्रम के विभाजन के संबंध में यांत्रिक सामाजिक एकता को दुर्खीम ने एक विशेष रूपक मानते हुए पहचान दी है। वह रूपक है, तो वो कौन सा रूप है? सामूहिक चेतना का फैला हुआ क्षेत्र और दमनकारी कानून तथा सादृश्य। ठीक है, उसमें ये वर्ड दिए होंगे, पूरा दिया होगा। सामूहिक चेतना का फैला हुआ क्षेत्र माना है और दमनकारी कानून इसमें होता है तथा क्या होता है? सादृश्यता होती है। किसमें? श्रम विभाजन के संबंध में जो यांत्रिक सामाजिक एकता होती है। किसमें? यांत्रिक सामाजिक एकता जो होती है, जो प्राचीन समाजों में पाई जाती थी यांत्रिक एकता, तो वो कैसी? सामूहिक चेतना होती है, उसमें का फैला हुआ क्षेत्र होता है, सामूहिक चेतना होती है और दमनकारी कानून भी होता है, सादृश्यता भी होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।